हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो कि तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार दाब का संबंध पास्कल के साथ में है उसी प्रकार आपको बताना है कि विद्युत धारा का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार दाब का मात्रक पास्कल होता है ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो देखिए एम्पियर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडीए, एयरफोर्स XY एंड नेवी एग्ज़ाम, जिसमें कि बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस और इसके अलावा जो है आपको आपके सब्जेक्ट की रिगार्डिंग डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिए जाएंगे। और जिस एग्ज़ाम की भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों को अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी जो है आप लोगों को उन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जो है आपको रिटन के साथ में एसएसबी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी जिससे कि आप लोग एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी के रिटन को आसानी से क्वालिफाई कर लो। और दोस्तों साथ ही में जो है अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके हैं विक्रांत इंडियन नेवी और अग्नि एनडीए। इन दोनों कोर्सेज को जो है 25 अगस्त से शुरू किया जा रहा है जिनमें डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसमें सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स। तो कोर्स में जो है दोस्तों आपको डिफेंस की कैटेगरी में एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से जो है एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में दोस्तों आपको डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग अनअकैडमी के इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विषम शब्द की पहचान कीजिए, यानी कि आइडेंटिफाई द ओड वर्ड। क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं तो चलिए देखते हैं। वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समानांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज या फिर षटकोण। तो इनमें से जो है आपको ये बताना है कि यहाँ पर विषम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर इन आकृतियों की बात की जाए तो यहाँ पे विषम कौन हो जाएगा, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, स्फेयर यानी कि गोला। ऐसा क्यों? तो देखिए दिए गए प्रश्न में जो है सभी आकृतियाँ यानी कि जो भी फिगर्स है वो 2D आकृतियाँ हैं। ठीक है, क्या है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2D यानी कि द्विविमीय आकृतियाँ हैं। जबकि गोला जो होता है यानी कि स्फेयर वो आपके एक 3D आकृति है। ठीक है, यानी कि त्रिविमीय आकृति है। तो यहाँ पे जो गोला होगा ये अन्य से अलग हो जाएगा यानी कि भिन्न हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है कि अनुपस्थित पद का चयन कीजिए, यानी कि चूज़ द मिसिंग टर्म। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक दी गई है इसकी जगह पे कौन सा टर्म जो है ऑप्शंस में से आएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका सीरीज से बनता है और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए पहली टर्म आपको क्या दी गई है, A to C। तो मैं आपको यहीं से बताता हूँ। देखिए ये समझ लीजिए A, फिर ये 2 और फिर C। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म क्या दी गई है, B, 4 और D। उसके बाद में हमें अगले टर्म दी गई है C, 8 और E।
उसके बाद में दिया गया है D16 और F। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, और आपको एक आगे की टर्म दी गई है F64 और H। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा देख करके समझ आया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आपको मैं बताऊँ तो देखिए A से B की ओर जा रही है सीरीज़, फिर B से C की ओर, फिर C से D, फिर जाहिर सी बात है कि D से E की ओर जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो है +1 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए 2 से 4 की ओर जा रही है, फिर जो है 4 से 8, यानी कि यहाँ पे जो है ×2 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर जो है यहाँ पे 16 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब 32 को 2 से इंटू किया जाएगा तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार नीचे भी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +1 की सीरीज़ जो है चल रही है। ठीक है, तो C से D, D से E, E से F और F से यहाँ क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मिसिंग टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, E32G। ये जो है आपके यहाँ पर मिसिंग टर्म हो जाएगी। अब देखिए ये आपको कहाँ पर दी गई है, E32G। ठीक है, तो E32G जो है आपको ये ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक ज़रूर से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, यानी कि अकबर्स टॉम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ऑप्शन दिए गए हैं सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद। तो देखिए अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा, आगरा में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य जो है ये जहांगीर ने पूर्ण करवाया था, और यह मकबरा जो है वो आपके हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का एक अनूठा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सिकंदरा, आगरा। क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज़ नॉट पास्कल, यानी कि किस भौतिक मात्रा की इकाई जो है वो पास्कल नहीं होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण, प्रेशर यानी कि दबाव, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, या फिर यंग का मापांक। तो देखिए पास्कल जो है वो दबाव, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई होती है। ठीक है, जबकि जड़त्व आघूर्ण जो है इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। क्लियर है। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी पिंड के भार W को इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है या फिर इस सूत्र के द्वारा बताया जा सकता है। तो देखिए किसी पिंड का भार W जो है वो उसके द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं W = mg। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, तो m जो है वो द्रव्यमान होता है और g जो है ये आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। एक पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो g का मान जो है ये आपकी भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिस कारण से पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है। ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए कि यदि किसी कूट भाषा में यानी कि इन ए कोडेड लैंग्वेज माइंड को जो है लिखा जाता है IMDN से, तो आपको बताना है कि उसी कोड लैंग्वेज में गेम को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे माइंड को किस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ माइंड। ठीक है, और माइंड को क्या लिखा गया है, तो माइंड को लिखा गया है IMD और N से। तो आपको यहाँ पे देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए I को जो है ऑपोजिट क्रॉस करके लिखा गया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है इनको क्रॉस करके लिखा गया है। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम गेम को लिखेंगे
तो देखिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर गेम की स्पेलिंग लिख लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा गेम। अब हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करके लिखेंगे इनके पेयर्स को। ठीक है, तो ये ए जो है यहाँ पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा जी। उसी प्रकार यहाँ ई पहले आएगा और फिर एम आएगा, तो ए जी ई एम से लिखा जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है आपको 100% देखने को मिल जाएगा, तो इस चैप्टर को जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को मोड़ करके जो है उसमें छेद किया गया है। ठीक है, यानी कि पेपर कटिंग फोल्डिंग का जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो पेपर है उसको जो है भाई मोड़ा गया है और उसके बाद में जो है उसमें एक छेद किया गया है। तो दी गई उत्तर आकृतियों में से जो है इसको खोलने पर कौन सी आकृति की तरह यह दिखाई देगा, ये बताना है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको एक पेपर दिया गया, उसको जो है आपने सबसे पहले एक बार फोल्ड किया है, उसके बाद जो है फिर से आपको जो है यहाँ से फोल्ड करके उसको कट किया गया। ठीक है, यानी कि उसमें एक होल किया गया। तो अब आपको ये बताना है कि इन 4 फिगर में से जो है वो पेपर खुलने पर किस टाइप का दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पेपर में किया क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पेपर होगा तो इसकी आकृति जो है कुछ इस टाइप की बन रही है। देखिए अब जो है इसमें कुछ इस टाइप से जो है इसको कट किया गया। तो जो है ये यहाँ पर इसको जब खोला जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए की तरह दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है क्या दिया गया है हमें। मैं अगर आपको ये पार्ट दिखाऊं अंदर वाला सिर्फ, तो देखिएगा इस टाइप का दिखाई देगा और फिर जो है यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज टाइप में बनेगा। ठीक है, और जब इसको खोला जाएगा तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए की टाइप आपको दिखेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही चीज़ जो है इस साइड भी रिपीट होगी और इन दोनों साइड में भी रिपीट होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे वेन डायग्राम का आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो कि नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। और आपको क्या क्या दिया गया है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। तो देखिए विद्यालय, अध्यापक और छात्र के बीच में जो है किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, इसको मैं डिनोट करूँगा एस से, यानी कि स्कूल। ठीक है, उसके बाद में अध्यापक और छात्र, तो इसको जो है मैं लिखूँगा टी यानी कि टीचर, और ये हो जाएगा आपका एस टी यानी कि स्टूडेंट। तो देखिए इस टाइप का कुछ वेन डायग्राम बनेगा आपका विद्यालय, अध्यापक और छात्र के बीच में। ठीक है, क्योंकि देखिए स्कूल के अंडर ही आते हैं छात्र और अध्यापक दोनों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 2 निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन द 2 बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस दिए गए हैं कि उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, गुप्त ऊष्मा पर, ताप पर या फिर स्पर्श के क्षेत्रफल पर। तो देखिए कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें विभिन्न कार्य संपादित करने की क्षमता होती है। हम लोग जानते हैं 2 निकायों के मध्य जो है ऊष्मा उस प्रवाह की दिशा के और उनके तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर टेम्परेचर, यानी कि उनके ताप पर। क्लियर हो गया। चलिए तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि धारिता सी, आवेश Q और विभव V के बीच में जो है कौन सा संबंध यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि धारिता C, आवेश Q और विभव V के बीच में संबंध क्या होता है, तो ये होता है आपका Q = CV। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Q = CV। अब जो है इसको थोड़ा बहुत और समझ लीजिए
तो मान लीजिए कि यदि v का वैल्यू जो है हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है। v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका C = Q, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो किसी भी चालक की धारिता जो है वो उस विद्युत आवेश के बराबर होती है जो कि उस चालक के विद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, ठीक है। तो यही इसका मतलब होता है। और विद्युत धारिता C की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई जो है ये आपकी कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फेराडे होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी जो है आप लोगों को दोस्तों ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्या बोला गया है कि रेक्टिफायर्स जो कि परिवर्तित करते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, AC टू DC या फिर DC टू AC। तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, तो इनको हिंदी में जो है कहा जाता है दिष्टकारी। और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट को जो है दिष्ट धारा यानी कि DC करंट में बदलना। तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इन्वर्टर जो होता है वो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, यानी कि DC करंट को जो है AC करंट में बदलता है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि जलियांवाला बाग हादसे के समय जो है कौन सा ब्रिगेडियर से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं कर्नल वेल्स से, जनरल हैरिस, जनरल डायर या फिर ऑर्थर वेल्सले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जनरल डायर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला गया है कि भारत का दादा यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन जो है किसे जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, नेवी के MR एग्ज़ाम और आपके कोस्ट गार्ड के भी जो है प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, तो फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी जो है इनको आपके जाना जाता है भारत का दादा या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, ठीक है। और इनकी एक बुक भी आई थी, ठीक है, लिबर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इसका भी आपको नाम याद रखना है, ये भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक का नाम है लिबर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये भी जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड। वर्ड क्या दिया गया है, एप्लीकेशन। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर एंटोनियम चूज़ करना है। तो एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लीजिए। इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है यातना या फिर कष्ट देना, ठीक है। अब एप्लीकेशन के लिए जो है आपको एंटोनियम बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, प्लेजर। अब देखिए प्लेजर का मीनिंग जो है क्या होता है, प्लेजर का मीनिंग होता है एक तरीके से खुशी देना, ठीक है। जिस प्रकार एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कष्ट देना, ठीक उसी प्रकार प्लेजर का मतलब हो गया खुशी देना, ठीक है। और दूसरे वर्ड की अगर बात की जाए तो एगोनी का मतलब होता है व्यथा या फिर यातना, ठीक है। और एंग्विश का मतलब क्या होता है, पीड़ा या फिर मनोव्यथा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम, ठीक है। यानी कि आपको वो मीनिंग चूज़ करना है ऑप्शंस में से जो कि आपके ईडियम का मीनिंग है। तो ईडियम क्या दिया गया है कि टू जंप ऑफ द बैंडवैगन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इस सिनोनिम के मतलब कि इस ईडियम का मीनिंग क्या हो गया, तो इसका मीनिंग हो गया कि जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको सही मीनिंग को चूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, टू फॉल इनटू मिसफॉर्च्यून या फिर टू रन आफ्टर द अनअचीवेबल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है देखिए ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, यानी कि जैसा देश वैसा भेष के लिए जो है हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इडियम्स एंड फ्रेज के 2 क्वेश्चन जो है आपको नाविक एग्जाम के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, GD, DB और यांत्रिक में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर जो है फिर से आपको सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीनिंग्स द सेम एज द गिवन ईडियम। क्या दिया गया है
कि टू पे थ्रू द नोज़, ठीक है। यानी कि इस ईडियम के अगर मीनिंग की बात करें सबसे पहले तो एक तरीके से इसका मतलब हो गया भारी कीमत देना, ठीक है, या फिर भारी कीमत को चुकाना। तो इसके लिए जो है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा टू पे एक्सेसिवली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। इसका भी मतलब हो गया एक तरीके से भारी कीमत देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि इनमें से किसकी है। ऑप्शंस दिए गए हैं M.K. गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। और ये जो है सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो आपके 182 मीटर यानी कि 182 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो आपके चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला गया है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। काफ़ी इजी वर्ड दिया गया है, आपको चेंजेबल की सही मीनिंग बतानी है। चेंजेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला। और चेंजेबल का मीनिंग की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है एक तरीके से परिवर्तन, यानी कि परिवर्तनीय, ठीक है। देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में टेरेस शब्द को जो है वो 70 के रूप में लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि बैल्कोनी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे टेरेस को सबसे पहले 70 के रूप में किस प्रकार से लिखा गया। तो हमें स्पेलिंग दी गई है टेरेस, TERRACE। तो देखिए टी जो है अल्फ़ाबेट में आता है 20 नंबर पे, ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, आर आपका आता है 18 नंबर पे, फिर से जो है आर 18 नंबर पे, ए जो है ये 1 नंबर पे, सी जो है 3 नंबर पे, और ई जो है ये आपका आता है 5 नंबर पे। तो अगर जो है इनको हम आपस में ऐड कर लें तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है मिल जाएगा 70, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जो है वो हम बैल्कोनी के साथ में करेंगे, जिससे कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि बैल्कोनी की स्पेलिंग लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका बैल्कोनी। तो अब देखिए बी जो है आता है 2 नंबर पे, ए जो है 1 नंबर पे आता है, एल आपका आता है 12 नंबर पे, सी जो है ये आपका 3 नंबर पे आता है, ओ 15 पे, एन जो है ये आपका 14 पे, और वाई जो है 25 पे। और जब इनको आपस में ऐड किया जाएगा तो हमें मिलेगा 72। तो 72 जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आने के पूरे चांसेस बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 या फिर क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर सही एंटोनियम चूज़ करना है। आपको वर्ड दिया गया है सेवेज, ठीक है। इसका जो आपका एंटोनियम सही होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे और आपको जो है आज का ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।